Hello students, I am Dr. Vinod Kamble. From this video, we are going to start with second module of Research Methodology in Business subject of MCOM semester 2 and the module name is Research Process. The first question is stages in research process. Now रिसर्च प्रोसेस के अंदर कौन से स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं वो मैंने आप लोगों को मॉड्यूल नंबर 1 में जब फीचर्स ऑफ रिसर्च पढ़ाया था तभी मैंने बताया था पॉइंटर्स फॉर्म में कि रिसर्च में कौन से स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं उसी को यहाँ पे अभी हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं रिसर्च प्रोसेस में सबसे पहला स्टेज होता है आइडेंटिफाइंग एंड सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम नाउ रिसर्च प्रॉब्लम क्या होता है तो रिसर्च प्रॉब्लम एक कोई भी क्वेश्चन हो सकता है जिसको रिसर्चर आंसर देना चाहता है या ये कोई भी एक प्रॉब्लम हो सकता है जिसके लिए रिसर्चर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चाहता है तो उसको हम लोग यहाँ पे रिसर्च प्रॉब्लम बोलते हैं नाउ रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना और फॉर्मुलेट करना ये रिसर्च प्रोसेस का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है नाउ रिसर्च प्रॉब्लम जो होता है वो प्रॉपरली आइडेंटिफाई करना और डिफाइन करना काफी जरूरी होता है बिकॉज जब हमको प्रॉब्लम प्रॉपरली पता चलता है तो वो प्रॉब्लम जो होता है उसके लिए सॉल्यूशन फाइंड आउट करना काफी ज्यादा इजी हो जाता है रिसर्च प्रॉब्लम को प्रॉपरली डिफाइन करने की वजह से रिसर्चर को ये पता चलता है कि हमको कौन सा डेटा कलेक्ट करना है जिसकी वजह से रिसर्चर प्रॉपर और राइट डेटा कलेक्ट कर पाता है और राइट डेटा कलेक्ट करने की वजह से प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करने में हेल्प होता है तो इसके लिए सबसे पहले रिसर्चर को जब वो रिसर्च शुरू करते हैं तो अपना रिसर्च का प्रॉब्लम जो है वो आइडेंटिफाई और सिलेक्ट करना पड़ता है प्रॉब्लम अगर पता चलेगा तो रिसर्चर का आधा काम जो होता है वहां पे ही कंप्लीट होता है पर अगर सपोज प्रॉब्लम प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया है या रिसर्चर को प्रॉब्लम के बारे में प्रॉपर आइडिया नहीं है तो वहां पे फिर क्या होगा गलत डेटा कलेक्ट हो सकता है और गलत डेटा कलेक्ट होने की वजह से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा नहीं या हमारे रिसर्च के जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव नहीं होंगे तो इसके लिए यहाँ पे रिसर्चर को जो भी रिसर्च का प्रॉब्लम है वो प्रॉपरली आइडेंटिफाई और सिलेक्ट करना पड़ता है सेकेंड स्टेज इज रिव्यू ऑफ लिटरेचर नाउ रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मतलब क्या होता है रिव्यू मतलब रिफर करना या कंसल्ट करना या देखना और लिटरेचर का मतलब क्या होता है कोई भी पब्लिकेशन जैसे कि जर्नल्स हो सकते हैं बुक्स हो सकते हैं कोई भी रिपोर्ट्स हो सकते हैं न्यूज़पेपर इंटरनेट ये सबको यहाँ पे लिटरेचर बोला जाता है सो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी हम लोग अपना रिसर्च प्रोसेस शुरू करते हैं हमारा प्रॉब्लम एक बार डिफाइन हो गया तो हम लोग को रिव्यू ऑफ लिटरेचर करना पड़ता है जिससे हमको हमारे रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में थोड़े से इंसाइट्स मिलते हैं मतलब हमारे रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में हमारा नॉलेज जो होता है थोड़ा प्रॉपर बढ़ जाता है और पहले क्या क्या रिसर्चेस ये टॉपिक के ऊपर हुए हैं और उन्होंने वो प्रॉब्लम के लिए क्या क्या सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए थे वो रिसर्चर को थोड़ी यहाँ पे आइडिया मिलती है तो जब हम लोग हमारा रिसर्च शुरू करने से पहले रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं तो हमको आगे क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं ओके जैसे कि रिसर्च डिजाइन कैसे बनाना है डेटा कैसे कलेक्ट करना है कहाँ से कलेक्ट करना है डेटा को कैसे एनालिसिस करना है ओके रिसर्च रिपोर्ट कैसे बनाना है ये सारा आइडिया जो है हम लोग को रिव्यू ऑफ लिटरेचर से पता चलता है बिकॉज यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं हमारे रिसर्च प्रॉब्लम के रिलेटेड लिटरेचर पढ़ रहे हैं कि लोगों ने ये टॉपिक के ऊपर क्या क्या किया था तो वो हम लोग को आगे हमारा स्टडीज करने के लिए हमारा रिसर्च करने के लिए हम लोग को रिव्यू ऑफ लिटरेचर काफी ज्यादा हेल्प करता है इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो होता है वो रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में रिसर्चर को प्रॉपर इंसाइट्स मतलब डिटेल प्रोवाइड करता है कि हम लोग को आगे क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करने हैं हमारा रिसर्च कंप्लीट करने के लिए प्लस यहाँ पे रिसर्चर को ये भी पता चलता है कि पहले कौन से रिसर्च जो है वो ये टॉपिक के ऊपर हुए हैं थर्ड स्टेज इज फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस ना हाइपोथेसिस क्या होते हैं उसके बारे में डिटेल में मैंने आप लोगों को फर्स्ट मॉड्यूल में बताया था हाइपोथेसिस कैसे बनाना है हाइपोथेसिस के कौन से टाइप्स होते हैं कैसे उसका टेस्टिंग करना है और कैसे उसका इंटरप्रिटेशन करना है वो मैंने आप लोगों को बताया था तो रिसर्च प्रोसेस में हमारा रिव्यू ऑफ लिटरेचर करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस जो होते हैं वो एजम्पशंस होते हैं जो रिसर्चर अपने माइंड में बनाता है और ये हाइपोथेसिस जो होता है वो एक सर्टेन फैक्ट को हम लोग को एक्सप्लेन करता है या सिचुएशन को एक्सप्लेन करता है प्लस यहाँ पे वो रिसर्चर को अपने फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए या फर्दर स्टडीज के लिए एक प्रॉपर बेस प्रोवाइड करता है सो हाइपोथेसिस क्या होता है कि रिसर्चर क्या सोचता है कि मेरे स्टडी का आउटकम क्या हो सकता है रिसर्चर जो है वो हाइपोथेसिस बनाने के बाद में डेटा कलेक्ट करते हैं और डेटा कलेक्ट करने के बाद में वो ये चेक करते हैं कि वो डेटा हाइपोथेसिस के साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है या हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है कभी कभी क्या होता है कि हाइपोथेसिस और डेटा जो है वो मैच नहीं करता है तो उस केस में हाइपोथेसिस जो होता है वो इनकरेक्ट प्रूव होता है
और कभी कभी डेटा और हाइपोथेसिस दोनों भी मैच होते हैं, तो वहां पे हाइपोथेसिस जो है करेक्ट प्रूव होते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं कि रिसर्चर एक रिसर्च कर रहा है कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का सेल्स क्यों कम हो रहा है। तो उस केस में रिसर्चर यहाँ पे क्या करेगा कि डेटा कलेक्शन करने से पहले अपने माइंड में कुछ हाइपोथेसिस बनाएगा। जैसे एक हाइपोथेसिस हो सकता है कि सेल्स डिक्लाइन हो रहा है बिकॉज प्रोडक्ट की प्राइस बहुत ज्यादा है। दूसरा हाइपोथेसिस ये हो सकता है कि सेल्स कम हो रहा है बिकॉज मिडिलमैन को प्रॉपर कमीशन नहीं पे किया जा रहा है। तो यहाँ पे रिसर्चर ने सेल्स क्यों कम हो रहा है उसके दो हाइपोथेसिस अपने माइंड में बना लिए। अभी रिसर्चर क्या करेगा, इसके बारे में डेटा कलेक्ट करेगा। मीन्स यहाँ पे रिसर्चर क्या करेगा, कस्टमर्स के पास जाएगा, कस्टमर को क्वेश्चनर देगा और वो क्वेश्चनर के अंदर प्राइस के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लिखे रहेंगे, उसके बारे में उनसे डेटा कलेक्ट करके लाएगा। प्लस वो रिसर्चर जो है मिडल मैन के पास भी जाएगा, उनके पास से भी डेटा कलेक्ट करेगा और फिर बाद में ये डेटा को वो अपने हाइपोथेसिस के साथ मैच करके देखेगा। अगर सपोज कस्टमर जो है उन्होंने जो क्वेश्चनर भरा है उसके अंदर उन्होंने यही लिखा है कि प्राइस काफी ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिसर्चर का हाइपोथेसिस और डेटा दोनों मैच हो रहा है, तो यहाँ पे उसका हाइपोथेसिस करेक्ट प्रूव हुआ। पर कभी कभी ऐसे हो सकता है कि कस्टमर जो बोल रहे हैं कि प्राइस से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको प्राइस रीजनेबल लगता है, तो वहां पे क्या हो रहा है कि हाइपोथेसिस और डेटा मैच नहीं हो रहा है, तो वो हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट प्रूव हो जाएगा। सेम मिडलमैन के पास से भी जो डेटा कलेक्ट किया है उसको भी यहाँ पे हाइपोथेसिस के साथ मैच किया जाएगा और वो करेक्ट प्रूव हो रहा है या इनकरेक्ट प्रूव हो रहा है वो डिसाइड किया जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे रिसर्चर क्या करते हैं, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हैं और डेटा कलेक्ट करके वो फिर करेक्ट या इनकरेक्ट प्रूव हो रहा है वो देखते हैं। फोर्थ स्टेज इज रिसर्च डिजाइन। इसके बारे में मैंने आप लोगों को फर्स्ट मॉड्यूल में बताया था, जहां पे मैंने बताया था कि डिजाइन का मतलब क्या होता है, प्लान। तो रिसर्च डिजाइन का मतलब क्या होगा, रिसर्च का प्लान। तो यहाँ पे रिसर्चर क्या करता है, एक लॉजिकल और सिस्टमेटिक आउटलाइन बनाता है। अभी आउटलाइन का मतलब भी क्या होता है, प्लान करना। तो रिसर्चर ने यहाँ पे लॉजिकल और सिस्टमेटिक प्लान या आउटलाइन बनाया अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में, और ये जो प्लान है वो रिसर्चर को प्रॉपर एक डायरेक्शन देगा, गाइडेंस देगा और रिसर्च वर्क को कंट्रोल करेगा। मतलब जिस तरीके से ये प्लान बनाया है उसी तरीके से रिसर्चर यहाँ पे क्या करेगा, अपना रिसर्च जो एग्जीक्यूट करेगा। ओके, तो ये रिसर्च डिजाइन प्रिपेयर करने के पीछे का पर्पज ये है कि प्रॉपर डायरेक्शन में रिसर्चर जो है अपने रिसर्च को लेके जाए और अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करे। फिर बाद में रिसर्च डिजाइन जो होता है ये एक डिटेल प्लान होता है, जैसे मैंने आप लोगों को बोला था, जिसके अंदर सारे प्रोसीजर्स लिखे रहते हैं कि रिसर्च प्रोजेक्ट किस तरीके से कंडक्ट किया जाएगा। तो अगेन सेम चीज है, यहाँ पे आउटलाइन वर्ड यूज किया है और यहाँ पे डिटेल प्लान वर्ड यूज किया है। फिर बाद में वापस से सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि रिसर्च डिजाइन जो होता है ये एक ब्लूप्रिंट होता है जो रिसर्चर को इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में, मेजर करने में और एनालिसिस करने में हेल्प करता है। इंफॉर्मेशन का मतलब ही क्या होता है, डेटा। सो कैसे डेटा कलेक्ट करना है, डेटा को कैसे मेजर करना है, कैसे एनालिसिस करना है, वो सब रिसर्च डिजाइन के अंदर लिखा रहता है। उसके हिसाब से रिसर्चर जो अपना यहाँ पे डेटा कलेक्शन का और उसको एनालिसिस करने का काम जो होता है कंप्लीट करता है। बिकॉज डेटा कलेक्शन करना, उसको एनालिसिस करना, ये रिसर्च का काफी इंपॉर्टेंट स्टेज होता है। जिस तरीके का डेटा हम लोग कलेक्ट करेंगे उस तरीके से हमारा यहाँ पे आउटकम आएगा और उससे हम लोग हमारा जो डिसीजन मेकिंग है या जो भी सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करेंगे। तो रिसर्च डिजाइन जो होता है वो रिसर्चर को एक सिस्टमेटिक तरीका बताता है कि किस तरीके से डेटा कलेक्ट करना है, एनालिसिस करना है, ताकि हमारा रिसर्च जो है वो सिस्टमेटिक तरीके से हो जाए। नाउ रिसर्च डिजाइन के अंदर क्या क्या लिखा रहता है, तो रिसर्च डिजाइन में लिखा रहता है कि हमारा रिसर्च किस टाइप का है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मतलब रिसर्च का प्रॉब्लम क्या है और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। फिर बाद में रिसर्च हमको कितने टाइम में कंप्लीट करना है। रिसर्च का यूनिवर्स, यूनिवर्स का मतलब क्या होता है, पॉपुलेशन। मतलब हम लोग को किसके पास से डेटा कलेक्ट करना है। जैसे हम लोग म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के ऊपर रिसर्च करना है तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हमारा यहाँ पे यूनिवर्स या पॉपुलेशन हो जाएंगे। हमको अगर वर्किंग वुमेन के ऊपर रिसर्च करना है तो वर्किंग वुमेन हमारा यहाँ पे यूनिवर्स या पॉपुलेशन हो जाएंगे। तो जिसके ऊपर हम लोग रिसर्च करना चाहते हैं, जिसके पास से हम लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं, उसको यूनिवर्स या पॉपुलेशन बोलते हैं। तो हमारा यूनिवर्स कौन है वो भी रिसर्च डिजाइन के अंदर मेंशन किया रहता है और प्लस सैंपल साइज भी मेंशन किया रहता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि पूरे के पूरे यूनिवर्स के ऊपर रिसर्च करना पॉसिबल नहीं होता है, तो यूनिवर्स में से कुछ लोगों को हमको सिलेक्ट करना पड़ता है और वो लोगों के पास से फिर हमको डेटा कलेक्ट करना पड़ता है और उनके पास से जो डेटा कलेक्ट करते हैं उसमें से जो कंक्लूजन निकलता है उसको हम लोग यहाँ पे पूरे यूनिवर्स पे या पॉपुलेशन के ऊपर जनरलाइज करते हैं। फिर बाद में कौन से एरिया में रिसर्च करना है उसका लोकेशन जो होता है वो भी रिसर्च डिजाइन में लिखा रहता है। रिसर्च के लिए हमको क्या क्या रिसोर्सेस लगते हैं, जैसे कितने फंड्स लगेंगे,
कितने मशीन जैसे कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल फोन, ये सब के बारे में, और कितना मैन पावर लगेगा, क्योंकि डेटा कलेक्ट करने के लिए, डेटा एनालिसिस करने के लिए, प्रोसेसिंग करने के लिए मैन पावर की भी जरूरत होती है जब बड़े स्केल में हम लोग रिसर्च करते हैं। तो कितना पैसा, कितना मैन पावर और कितना हम लोग को मशीन्स की जरूरत है, वो रिसर्च डिजाइन के अंदर मेंशन किया रहता है, ताकि रिसोर्सेस प्रॉपरली हम लोग अरेंज कर पाए और वो रिसोर्सेस को हम लोग ऑप्टिमली यूज कर पाए। फिर बाद में कौन से टाइप का डेटा चाहिए, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, फिर वो डेटा हम लोग को कहाँ से मिलेगा। ओके, उसके अलग अलग तरीके होते हैं, इंटरव्यू के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, या फिर क्वेश्चनर के थ्रू हम लोग को प्राइमरी डेटा मिल सकता है। फिर सेकेंडरी डेटा चाहिए तो कहाँ से मिलेगा, तो इंटरनेट हो सकता है, रिसर्च रिपोर्ट्स हो सकते हैं। तो ऐसे सोर्स जो होता है वो भी रिसर्च डिजाइन में लिखा रहता है। फिर बाद में डेटा कैसे कलेक्ट करना है और डेटा को कैसे एनालिसिस करना है, तो वो सब कुछ जो होता है वो रिसर्च डिजाइन में लिखा रहता है। तो डेटा कलेक्ट करने से पहले यहाँ पे रिसर्चर को ये पूरा अपना रिसर्च डिजाइन जो होता है प्रिपेयर करना पड़ता है, ताकि प्रॉपर डायरेक्शन में यहाँ पे रिसर्चर अपना रिसर्च करके अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए। नेक्स्ट स्टेज इज डिजाइनिंग द क्वेश्चनर। नाउ क्वेश्चनर जो होता है उसके अंदर कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो हम लोग हमारे रिस्पोंडेंट्स को देते हैं और उनको फिलअप करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, या कभी कभी रिसर्चर खुद रिस्पोंडेंट्स को क्वेश्चन पूछ के वो क्वेश्चनर जो है वो भरते हैं, और इसके थ्रू फिर डेटा कलेक्ट किया जाता है। तो क्वेश्चनर जो होता है वो डेटा कलेक्शन का एक टूल माना जाता है ना। सबसे पहले यहाँ पे रिसर्चर क्या करते हैं, सेकेंडरी डेटा यूज करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज सेकेंडरी डेटा जो होता है वो इजीली अवेलेबल होता है। या फिर कभी कभी रिसर्चर ऑब्जर्वेशन से डेटा कलेक्ट करते हैं, वहां पे कोई क्वेश्चनर की जरूरत नहीं होती है। और कभी कभी रिसर्चर जो एक्सपेरिमेंटेशन से भी डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं। पर क्या होता है कि सेकेंडरी डेटा, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, इससे रिसर्च प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। तो उस केस में रिसर्चर को क्या करना पड़ता है, प्राइमरी डेटा कलेक्ट करना पड़ता है। और प्राइमरी डेटा के लिए फिर रिसर्चर को यहाँ पे क्वेश्चनर प्रिपेयर करना पड़ता है। तो सबसे पहले रिसर्चर अपना सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करेगा और उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है क्या वो देखेगा, बिकॉज ये एकदम इजी मेथड होता है, टाइम सेविंग होता है। पर अगर इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, देन रिसर्चर विल गो फॉर प्राइमरी डेटा, और प्राइमरी डेटा के लिए फिर उनको क्वेश्चनर प्रिपेयर करना पड़ेगा ना। जब भी रिसर्चर क्वेश्चनर प्रिपेयर करते हैं तो कुछ यहाँ पे पॉइंट्स को माइंड में रखना जरूरी होता है, जिसमें सबसे पहले है कि क्वेश्चन जो होते हैं क्वेश्चनर के अंदर, वो किस टाइप का इंफॉर्मेशन हम लोग को चाहिए उसके बेस्ड होना चाहिए। मतलब जितने रिक्वायर्ड है उतने ही क्वेश्चंस वहां पे होने चाहिए, अननेसेसरी क्वेश्चंस उसमें नहीं होने चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चनर बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता है, या बाद में क्वेश्चनर को बहुत ज्यादा एडिटिंग करना पड़ता है। फिर नेक्स्ट है कि क्वेश्चनर के जो वर्डिंग्स है वो प्रॉपर होने चाहिए, कोई भी ऐसे वर्ड्स उसके अंदर यूज नहीं करने चाहिए कि जिसके वजह से लोग जो डेटा देने के लिए रेडी नहीं हो। और इजी वर्डिंग होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, ताकि सामने वाला जब वो क्वेश्चन को पढ़े तो उसको समझ में आए कि क्या आंसर देना है करके। और उसी के साथ साथ क्वेश्चनर के जो क्वेश्चंस होते हैं प्रॉपर सीक्वेंस में होने चाहिए, जैसे कि पहले डेमोग्राफिक क्वेश्चंस पूछो और उसके बाद में फिर आपको जो दूसरे क्वेश्चंस पूछने हैं वो पूछो। तो प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए। तो ये चीजों को ध्यान में रख के क्वेश्चनर जो होता है वो रिसर्चर ने प्रिपेयर करना चाहिए। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो भी रिस्पोंडेंट्स है उनको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, और प्रॉपर डेटा जो है वो फिलअप करके हमको देंगे। फिर होता है सैम्पलिंग डिजाइन। नाउ यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि पूरे पॉपुलेशन के पास से डेटा कलेक्ट करना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि रिसर्चर के पास टाइम, मनी और एफर्ट्स या एनर्जी, इसकी शॉर्टेज होती है, लिमिटेशन होती है। तो सारे पॉपुलेशन के पास से अगर हम लोग डेटा कलेक्ट करेंगे तो काफी ज्यादा टाइम, काफी ज्यादा मनी और काफी ज्यादा मैन पावर लगता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए रिसर्चर क्या करते हैं कि पूरे पॉपुलेशन को रिसर्च न करते हुए पॉपुलेशन में से कुछ लोगों को सिलेक्ट करते हैं, जिनको सैंपल्स बोला जाता है। और ये सैंपल जो होते हैं पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इसमें से अलग अलग टाइप के लोग जो होते हैं वो सिलेक्ट किए जाते हैं। सो सैम्पलिंग डिजाइन क्या होता है, तो सैम्पलिंग डिजाइन एक प्लान होता है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, हमारे रिसर्च डेटा कलेक्ट करने के लिए सैंपल्स को सिलेक्ट करते हैं। तो सैंपल को सिलेक्ट करने के प्रोसेस को यहाँ पे सैम्पलिंग डिजाइन बोला जाता है। तो इसके अंदर अलग अलग मेथड्स होते हैं जिससे हम लोग यहाँ पे सैम्पलिंग कर सकते हैं, जो मैंने आप लोगों को मॉड्यूल नंबर 1 के अंदर बताया था कि अलग अलग प्रोबेबिलिटी मेथड, नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड यूज करके सैंपल सिलेक्ट किए जाते हैं। उसी को सैम्पलिंग डिजाइन बोला जाता है। और सैंपल सिलेक्ट करते समय क्या क्या चीजें एसेंशियल्स होती है, तो पहला एसेंशियल है कि सैंपल जो है वो यूनिवर्स का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। मतलब जो भी सैंपल हम लोग सिलेक्ट करेंगे वो ये यूनिवर्स में से या पॉपुलेशन में से ही होगा। जैसे कि अगर हम लोग म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हमारे पॉपुलेशन है।
तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के पॉपुलेशन में से हम लोग को सैंपल को पिकअप करना है। जो पर्सन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करता है उसको हम लोग सैंपल में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वो यूनिवर्स का पार्ट नहीं है। तो जब भी हम लोग सैंपल सिलेक्ट करते हैं तो हमको देखना है कि वो यूनिवर्स का रिप्रेजेंटेटिव या पार्ट है कि नहीं। दूसरा, जब भी हम लोग सैंपल सिलेक्ट करते हैं तो हम लोग को सैम्पलिंग का प्रॉपर मेथड यूज करना है। जैसे मैंने आपको 4 प्रोबेबिलिटी मेथड और 4 नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड बोला था, आपके रिसर्च के लिए कौन सा मेथड ज्यादा सुटेबल आपको लगता है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। फिर ये जो सैम्पलिंग होता है वो इकोनॉमिकल या कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, मतलब इसमें ज्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ओके, कम से कम कॉस्ट में हम लोग को यहाँ पे सैम्पलिंग करना है। तो इस तरीके से यहाँ पे सैम्पलिंग डिजाइन किया जाता है। और ये सैम्पलिंग डिजाइन करने के बाद में रिसर्चर जो है वो अपना डेटा कलेक्शन शुरू करता है। नो, डेटा का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। नो, यहाँ पे रिसर्चर 2 टाइप का डेटा कलेक्ट कर सकता है, एक है प्राइमरी डेटा और दूसरा है सेकेंडरी डेटा। अभी जब भी डेटा कलेक्ट करते हैं तो कुछ केयर लेने की जरूरत यहाँ पे होती है। जैसे कि जो भी डेटा या इंफॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं वो अप टू डेट होना चाहिए, बहुत पुराना डेटा नहीं होना चाहिए। क्योंकि काफी बार क्या होता है कि रिसर्चर जो होते हैं पुराना डेटा कलेक्ट करते हैं। जैसे कि सेकेंडरी डेटा अगर हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं तो अभी अगर 2020-21 चल रहा है तो 1999, 1995 या इवन 2000, 2005 उस टाइम का डेटा जो है वो हम लोग को अभी जरूरत नहीं है, बिकॉज उस टाइम पे चीजें बहुत ज्यादा अलग थी और अभी चीजें बहुत ही अलग है। तो 2020-21 चल रहा है तो हम लोग को 2018 या 2015 या फॉर दैट मैटर 2012 तभी का डेटा जो है वो थोड़ा सा हम लोग को काम में आ सकता है। बहुत पुराना डेटा जो है वो हम लोग को रिसर्च में काम नहीं आएगा या उसकी वजह से हमारा प्रॉब्लम जो सॉल्व होगा नहीं। ओके, सो अप टू डेट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। दूसरा है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो ऑब्जेक्टिव और रिलेवेंट होना चाहिए, मतलब प्रॉपर हम लोग को यहाँ पे रिस्पॉन्डेंट्स के पास जाके उनको क्वेश्चंस पूछ के उनके पास से जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे कलेक्ट करना है। ये जो इंफॉर्मेशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए, मतलब काफी बार रिस्पॉन्डेंट जो आधी अधूरी इंफॉर्मेशन देते हैं वैसा नहीं होना चाहिए। कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम लोग को उनके पास से फिलअप करके लेनी है। जब भी क्वेश्चनर हम लोग लेते हैं वापस तो हमको एक बार देखना चाहिए कि रिस्पॉन्डेंट ने सारे क्वेश्चन आंसर किए हैं कि नहीं। इनकेस अगर कोई क्वेश्चन नहीं अटेंड किया है तो हम लोग को उनको वो फिलअप करने के लिए रिक्वेस्ट करना है, जिससे हम लोग को कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सकती है। नाउ डेटा कलेक्शन करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप होता है डेटा को प्रोसेसिंग करना। नाउ डेटा प्रोसेसिंग करना मतलब क्या होता है? जो भी हमारा रॉ डेटा है उसको प्रॉपरली प्रोसेस करके वो कॉन्क्रीट डेटा हम लोग को बनाना है ताकि उसका एनालिसिस इजी हो जाए। तो यहाँ पे डेटा प्रोसेसिंग में 4 स्टेजेस होते हैं। पहला होता है एडिटिंग करना। ना, एडिटिंग करना मतलब क्या होता है? जो भी हमने डेटा कलेक्ट करके लाया है उसके अंदर जो भी अनवांटेड इंफॉर्मेशन है, इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन है या कोई भी एरर है या कुछ भी ओमिट किया है तो उसको हमको करेक्ट करना है। तो इन शॉर्ट, जो भी डेटा हमने कलेक्ट किया है वो रॉ है, उसके अंदर काफी सारे मिस्टेक्स हो सकते हैं, तो हमको उसको सुधारना है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मिस्टर अहमद ने बराबर यहाँ पे डेटा दिया है कि एज 8 है, एजुकेशन लेवल प्राइमरी है, सोशल स्टेटस जो है मैरिड है। सलीम जो है उन्होंने यहाँ पे एज के जगह पे अपना हाइट लिखा हुआ है या दूसरा कुछ इंफॉर्मेशन लिखा है, 55 cm करके लिखा हुआ है सेंटीमीटर। तो ये यहाँ पे उन्होंने गलत इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। तो ये इंफॉर्मेशन को हम लोग को क्या करना है? करेक्ट करना है। ओके, तो इस तरीके से डेटा एडिटिंग किया जाता है जब भी हम लोग डेटा कलेक्ट करके लाते हैं तभी। नाउ एडिटिंग की वजह से हमारा यहाँ पे डेटा जो है वो एरर फ्री और रिलेवेंट हो जाता है। नाउ एडिटिंग के नेक्स्ट स्टेप होता है कोडिंग। कोडिंग के अंदर क्या किया जाता है? जो भी डेटा हमने कलेक्ट किया है उसको न्यूमरिकली या अल्फाबेटिकली या अल्फा न्यूमरिकली कोडेड किया जाता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन है एज। एज के अंदर अलग अलग ऑप्शंस दिए, 21 to 30 के लिए 1 कोड दिया है, 31 to 40 के लिए 2 कोड दिया है एंड सो ऑन। ओके, जब डेटा आपका बहुत ही लार्ज होता है तो यहाँ पे कोडिंग देना काफी जरूरी होता है। और दूसरा कोडिंग का यहाँ पे पर्पस ये होता है कि काफी बार जो कोडिंग होता है न्यूमेरिकल दिया जाता है, जैसे आप लोग यहाँ पे 1 2 3 4 देख रहे हो कि अलग अलग रिस्पॉन्सेज को हमने यहाँ पे कोड किया है 1 2 3 4 नंबर्स में। क्योंकि डेटा जब हम लोग एनालिसिस करते हैं तो सॉफ्टवेयर जो होता है वो नंबर्स का कैलकुलेशन कर सकता है। ये जो क्वालिटेटिव डेटा होता है इसका एनालिसिस सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं हो सकता है। तो इसके लिए रिसर्चर यहाँ पे क्या करते हैं? डेटा कलेक्ट करने के बाद में उसको एडिटिंग करते हैं और एडिटिंग करने के बाद में उसको कोड देते हैं। या कभी कभी क्या होता है, जब क्वेश्चनर बनाया जाता है तो वहां पे उसको कोड दिया जाता है ताकि उसका एनालिसिस जो है वो इजी हो जाए। तो कोडिंग करना मतलब क्या होता है कि जो भी डेटा हमने कलेक्ट किया है उसको कोड देना ताकि उसका एनालिसिस इजी हो जाए।
और स्पेशली कोडिंग की जरूरत पड़ती है जब डेटा काफी ज्यादा लार्ज होता है तभी। फिर कोडिंग के बाद में होता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि जो भी डेटा होता है उसको अलग अलग कैटेगरीज में या क्लासेस के अंदर यहाँ पे डिवाइड किया जाता है, जैसे एज वाइज, जेंडर वाइज, एजुकेशन वाइज, ताकि हमको उसका टैबुलेशन करना इजी हो जाए। जैसे कि मैंने यहाँ पे मेल फीमेल का डेटा कैटेगराइज किया, ओके। फिर मेल फीमेल के अंदर भी लिटरेट कितने हैं, इलिटरेट कितने हैं, तो हमने यहाँ पे कैटेगरीज बनाई है, हमने यहाँ पे क्लासेस बनाए जिसको क्लासिफिकेशन बोला जाता है। कि जैसे मेल के अंदर कितने लिटरेट है, कितने इलिटरेट है, फीमेल में कितने लिटरेट है, इलिटरेट है, तो ऐसा हमने क्लासिफिकेशन किया। और क्लासिफिकेशन के बाद में नेक्स्ट होता है टैबुलेशन। टैबुलेशन में क्या होता है कि जो भी डेटा हमने कलेक्ट किया है उसको टेबल के अंदर हम लोग को फीड करना है या टेबल के अंदर उनको ट्रांसफर करना है। और ये टेबल जो होते हैं फिर हम लोग को इसको इंटरप्रेट करना काफी ज्यादा इजी होता है, बिकॉज जो डेटा हम लोग कलेक्ट करते हैं उसको इंटरप्रेट करना मुश्किल होता है। जैसे अब मैंने आपके पास अगर 10 क्वेश्चनर दिया जो कंप्लीटली भरे हुए हैं, और वो 10 क्वेश्चनर को देख के मैंने आप लोगों को बोला कि आप ये क्वेश्चनर को इंटरप्रेट करो कि इसका रिजल्ट क्या है, तो आपको ऑब्वियसली उससे टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल क्यों बनाते हैं आप लोग, ताकि आपको एक क्लियर आइडिया मिले कि कितने लोग कौन से क्वेश्चन के लिए क्या रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो हमेशा यहाँ पे रिसर्चर जो है वो डेटा प्रोसेसिंग करके वो डेटा जो उसके प्रॉपर टेबल्स बनाता है, ताकि वो टेबल्स को इंटरप्रिटेशन करना, एनालिसिस करना काफी इजी जाता है। तो इस तरीके से रिसर्च प्रोसेस के अंदर हम लोगों ने देखा कि एडिटिंग किया जाता है, फिर डेटा को कोडिफाई किया जाता है, फिर उसका क्लासिफिकेशन करके टैबुलेशंस बनाए जाते हैं। और ये जो डेटा प्रोसेसिंग होता है वो रिसर्चर को आगे फिर डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करने में हेल्प करता है। सो नेक्स्ट स्टेप वही है यहाँ पे डेटा एनालिसिस करना और इंटरप्रिटेशन करना। नाउ डेटा एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि डेटा के अंदर क्या ट्रेंड है या क्या पैटर्न है वो फाइंड आउट करना, कि डेटा क्या कहना चाहता है। जैसे कि हम सेटिस्फेक्शन लेवल के ऊपर डेटा कलेक्ट करें तो कितने लोग यस बोलते हैं सेटिस्फाइड है करके, और कितने लोग नो बोलते हैं कि सेटिस्फाइड नहीं है करके। तो ये हमने एक ट्रेंड फाइंड आउट किया, एक पैटर्न हमने फाइंड आउट किया, उसको एनालिसिस बोलते हैं। और डेटा इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है कि ये जो हमने पैटर्न फाइंड आउट किया या ट्रेंड फाइंड आउट किया उसको एक्सप्लेन करना, कि इतने लोग जो है वो सेटिस्फाइड है, इतने लोग जो है वो डिससेटिस्फाइड है, इसके लिए हम लोग ये कंक्लूड करते हैं करके। हाँ, उसको इंटरप्रिटेशन बोला जाता है। सो यहाँ पे पहले हमने डेटा कलेक्ट किया, डेटा को प्रोसेस किया, फिर डेटा को एनालिसिस किया कि डेटा क्या कह रहा है, फिर उसको हम लोग इंटरप्रेट करते हैं या एक्सप्लेन करते हैं। और ये एक्सप्लेनेशन या इंटरप्रिटेशन हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो जो भी हमारा रिसर्च का रिपोर्ट होगा तो उसके अंदर फाइंडिंग्स में हम लोग लिखते हैं कि ये चीजें हम लोग ने डेटा एनालिसिस करके फाइंड आउट किए हैं, तो वहां पे उसको एक्सप्लेन किया जाता है, ताकि जो भी वो रिसर्च रिपोर्ट पढ़ेगा उसको समझ में आएगा कि ये रिसर्च का क्या क्या फाइंडिंग्स है करके। ना यहाँ पे डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन होने के बाद में नेक्स्ट स्टेप होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग करना। तो हमने जो हाइपोथेसिस बनाया था वो हाइपोथेसिस को यहाँ पे टेस्ट करना पड़ता है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे होता है मैंने आप लोगों को मेरे मॉड्यूल नंबर 1 के अंदर हाइपोथेसिस टॉपिक के अंदर एक्सप्लेन किया था। तो सेम चीज यहाँ पे मैं आप लोगों को सिर्फ थियोरेटिकल बता रहा हूँ कि डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करने के बाद में रिसर्चर जो है हाइपोथेसिस को टेस्टिंग करता है। ना यहाँ पे रिसर्चर फाइंड आउट करता है कि जो भी डेटा हमने कलेक्ट किया है और हाइपोथेसिस जो है वो दोनों मैच हो रहे हैं कि नहीं। उससे हमको पता चलेगा कि हमारा हाइपोथेसिस जो है वो करेक्ट प्रूव हो रहा है या इनकरेक्ट प्रूव हो रहा है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए यहाँ पे अलग अलग टेस्ट यूज किए जाते हैं, काई स्क्वायर, एफ टेस्ट, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, अनोवा, ये अलग अलग टेस्ट होते हैं। और कौन सा टेस्ट हम लोग को अप्लाई करना है उसके लिए उसकी थ्योरी जो होती है वो हम लोग को अच्छे से पता होनी चाहिए, जिसके लिए आप लोग स्टैटिस्टिशियन की हेल्प भी ले सकते हो, जहां पे आप स्टैटिस्टिशियन को अपना डेटा दिखाओगे, फिर वो डेटा को देख के आपको बताएंगे कि ये पर्टिकुलर टेस्ट जो है यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। तो मैंने आप लोगों को हाइपोथेसिस टॉपिक के अंदर जो टेस्ट बताया था वो था काई स्क्वायर टेस्ट। तो वो जो डेटा था उसके फैक्टर्स को मैंने स्टडी किया, और फैक्टर को स्टडी करने के बाद में मैंने डिसाइड किया कि काई स्क्वायर टेस्ट मुझे वहां पे अप्लाई करना है, वो वहां पे फिट होता है। तो रिसर्चर जो है कोई भी टेस्ट इसमें से यूज कर सकता है, उसके लिए उसको वो क्राइटेरिया जो होते हैं वो स्टडी करने पड़ेंगे और अपना टेस्ट जो है डिसाइड करना पड़ेगा। अभी ये जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग हम लोग करते हैं तो उसके अंदर हाइपोथेसिस या तो एक्सेप्ट हो सकता है या रिजेक्ट हो सकता है। ये कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि अगर सपोज हमारी जो पी वैल्यू होती है वो 0.05 से कम होती है तो वहां पे हमारा हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है। और अगर हमारा पी वैल्यू जो है वो 0.05 से ज्यादा है तो हमारा हाइपोथेसिस यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाता है। तो जब भी आप लोग कोई भी टेस्ट अप्लाई करोगे तो आपको एक टेबल आएगा और टेबल के अंदर आपको पी वैल्यू आएगा।
और वो p वैल्यू जो होता है वो आपको बताएगा कि आपका हाइपोथेसिस जो एक्सेप्ट हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे हाइपोथेसिस टेस्टिंग किया जाता है। और अगर आप लोगों को प्रैक्टिकली हाइपोथेसिस टेस्टिंग करना है तो एक टेस्ट मैंने आप लोगों को हाइपोथेसिस का जो टॉपिक है उसके अंदर बताया हुआ है, तो उसका आप लोग वहां पे हेल्प ले सकते हो, जिससे आपको काई स्क्वायर टेस्ट कैसे अप्लाई किया जाता है वो पता चलेगा, और दूसरे टेस्ट कैसे अप्लाई करने हैं वो आप लोग यूट्यूब देख के उसके हिसाब से अप्लाई कर सकते हो ना। हमारा यहाँ पे पूरा रिसर्च करके हो गया, मतलब हमने डेटा एनालिसिस भी किया, हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी किया। उसके बाद में रिसर्चर जो होता है उनको रिसर्च रिपोर्ट प्रिपेयर करना पड़ता है। रिसर्च रिपोर्ट के अंदर रिसर्चर को फाइंडिंग्स और कंक्लूजन जो होते हैं वो प्रेजेंट करने पड़ते हैं, मतलब जब डेटा एनालिसिस किया तो उसमें से क्या फाइंडिंग्स निकले, हाइपोथेसिस जब हमने टेस्टिंग किया तो उसमें से क्या फाइंडिंग्स निकले, और फाइनली ये सबका कंक्लूजन क्या है। और ये रिसर्च रिपोर्ट जो होता है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया रहता है। पहला होता है प्रिलिमिनरी कंटेंट, जिसके अंदर हमारा रिसर्च का टाइटल क्या है। लेटर ऑफ ऑथोराइजेशन, इसका मतलब क्या है कि ये रिसर्च करने के लिए हम लोग को किसने अथॉरिटी दी है या किसके लिए हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, उसका एक लेटर ऑफ ऑथोराइजेशन होता है जो रिसर्च करने से पहले हम लोग को उनके पास से दिया जाता है, उसको भी यहाँ पे हम लोग को अटैच करना पड़ता है। देन टेबल ऑफ कंटेंट मतलब इंडेक्स, जो काफी जरूरी होता है। तो ये रिसर्च रिपोर्ट के अंदर प्रीलिमिनरी कंटेंट के अंदर ये 3 चीजें हम लोग को अटैच करनी पड़ती है। सेकेंड होता है मेन बॉडी। ना मेन बॉडी जो होता है रिसर्च रिपोर्ट का, उसके अंदर हम लोग हमारे रिसर्च प्रॉब्लम का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखेंगे। फिर होता है रिसर्च मेथोडोलॉजी। रिसर्च मेथोडोलॉजी मतलब हमने कैसे रिसर्च किया है, जैसे कि हमारे रिसर्च कौन से टाइप का था, हमारा पॉपुलेशन कौन था, उसका सैंपल साइज कितना था, फिर हमने कौन से सोर्स से डेटा कलेक्ट किया है, ये सब कुछ जो होता है रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर मेंशन किया रहता है। फिर हमको क्या क्या रिसर्च में से फाइंडिंग्स मिले वो भी रिसर्च रिपोर्ट में मेंशन करना पड़ता है, वो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रिसर्च का। लिमिटेशन मतलब ये रिसर्च में हम लोग ने कौन सी चीजें इंक्लूड नहीं कर पाई, जैसे कि हमने जो रिसर्च जो है मुंबई के अंदर ही किया, हम लोग मुंबई के बाहर रिसर्च नहीं कर पाए, वो हमारा लिमिटेशन हो सकता है। या रिसर्च के लिए हम लोग ने 1000 रिस्पोंडेंट्स या सैंपल साइज यूज किया था, उससे ज्यादा हम लोग नहीं कर पाए, तो ये उसके लिमिटेशंस होते हैं। तो रिसर्च रिपोर्ट के अंदर रिसर्च के लिमिटेशंस लिखना भी जरूरी होता है, और फिर बाद में कंक्लूजन और रिकमेंडेशंस वहां पे लिखे जाते हैं। और जो थर्ड पार्ट होता है वो कंक्लूडिंग पार्ट होता है, जिसके अंदर रिसर्च का पूरा अपेंडिक्स जो होता है, अपेंडिक्स का मतलब क्या होता है, अटैचमेंट्स होते हैं, जिसके अंदर क्वेश्चनर हो सकता है या कोई भी इंपॉर्टेंट डेटा हो सकता है जिसको हम लोग यहाँ पे रिसर्च रिपोर्ट में नहीं प्रेजेंट कर पाते, तो वो जो डेटा है वो हमको वहां पे एंड में अटैच करना पड़ेगा, जो हमारे रिसर्च की ऑथेंटिसिटी बताएगा। फिर बिब्लियोग्राफी मेंशन करनी पड़ती है। बिब्लियोग्राफी इसके लिए होती है कि अगर सपोज हमने कहीं से सेकेंडरी डेटा लिया है या कहीं से कोई इंफॉर्मेशन अगर हम लोग ने ली है, तो वो पर्सन को हम लोग को वहां पे क्रेडिट देना होता है, तो उसके लिए बिब्लियोग्राफी लिखी रहती है। प्लस यहाँ पे पता चलता है कि रिसर्च करने के लिए हम लोग ने क्या क्या रिफर किया है। तो इस तरीके से ये रिसर्च रिपोर्ट जो होता है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया रहता है, और ऐसा ये पूरा रिसर्च रिपोर्ट का बुकलेट जो होता है बनाया जाता है। और फिर लास्ट में होता है फॉलो अप ऑफ रिसर्च रिपोर्ट। यहाँ पे क्या होता है कि जो भी रिसर्च रिपोर्ट हमने प्रिपेयर किया वो रिसर्च रिपोर्ट को हमको कंसर्न अथॉरिटी को सबमिट करना पड़ता है। जैसे पीएचडी का थीसिस है तो वो गाइड को अप्रूवल के लिए सबमिट करना पड़ता है। गाइड का अप्रूवल और सिग्नेचर होने के बाद में उसको यूनिवर्सिटी को सबमिट किया जाता है, बिकॉज उस केस में यूनिवर्सिटी जो होती है वो कंसर्न अथॉरिटी होती है। फिर बाद में अगर सपोज हमने कोई बिजनेस के लिए रिसर्च किया है तो वो बिजनेस का रिसर्च रिपोर्ट जो है वो हम लोग को वो कंपनी का जो मैनेजमेंट है उनको सबमिट करना पड़ता है। फिर हमने जो भी रिसर्च रिपोर्ट सबमिट किया वो रिसर्च रिपोर्ट वो जो कंसर्न अथॉरिटी है उनको एक्सेप्टेबल है कि नहीं, ये रिसर्चर को फाइंड आउट करना पड़ता है। अगर सपोज उनका रिसर्च रिपोर्ट एक्सेप्ट हो गया, मतलब उन्होंने जो भी रिकमेंडेशंस दिए थे वो पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एक्सेप्टेबल है, तो वो एक्सेप्टेबल रिकमेंडेशन को उन्होंने इंप्लीमेंट किया क्या, लागू किया क्या। जैसे कि अगर सपोज रिपोर्ट के अंदर ये रिकमेंडेशन दिया था कि प्राइस काफी ज्यादा होने की वजह से कस्टमर जो प्रोडक्ट को परचेस करते नहीं है, तो वो चीज को यहाँ पे वो ऑर्गेनाइजेशन ने इंप्लीमेंट किया क्या, उन्होंने अपना प्राइस कम किया क्या, ये रिसर्चर को देखना पड़ेगा। और अगर सपोज वो रिकमेंडेशन को ऑर्गेनाइजेशन ने इंप्लीमेंट किया तो उसकी वजह से उनका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं, ये सारी चीजें जो होती है यहाँ पे रिसर्चर को चेक करनी पड़ती है। इससे हमको पता चलता है कि हमारा रिसर्च कितना सक्सेसफुल हुआ है। तो ये सारे स्टेजेस जो होते हैं वो रिसर्च प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ये मेरी यूआरएल है जहां से मैंने इमेजेस लिए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, एंड ऑल्सो रिकमेंड माय चैनल टू योर फ्रेंड्स। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।